अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फाहिशा औरत और एक नेक आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। एक ऐसी औरत जो कोठे पर नाच गाना करती थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मसला पेश आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस वीडियो में यह किस्सा सुनने और देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को दिल की नजरों से आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन मदहोश हो जाते थे। रोजाना उसको नाचता देख मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी हो जाती थी और मैंने फैसला कर लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका इसको दुत्कार रही थी और आखिर में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसे की बहुत जरूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर था और बर्फ की मानिंद जैसे सफेद था, जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी यह हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर रूठी रूठी आवाज में बोली, माँ मर गई। मैंने कहा क्या? जब मुझे उसकी समझ में नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह पर ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही है। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं हैं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ की कफन दफन का इंतजाम करा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन और दफन का इंतजाम करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठी तो मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा तो वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था। मैं कई बार वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। पूरे रास्ते वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर इसकी माँ की लाश पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर के हालात चीख चीख कर आया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरत बच्चा इसे सौंपते हुए देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बच्चा बुलबुल का है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई और बोली, सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बैठाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करूं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो चुप रही।
शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भी है? उसने खामोशी से कहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी, जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ, जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने के लिए मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर यह कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं वो धंसती चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नागर्दा गुनाहों की सजा काट रही है। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुपचाप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखैल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे अफसोस हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती के आखिर हद को छू चुका हूं। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोग उसे बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे का मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसी करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन जाए। ये जो रकम मैं तुम्हें भेजूंगा ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, कमाने लगेगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान और परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी और वो इससे ऐसी बातें कर रहा था, वो भी बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया हुआ वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अफशा, जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन एक इंसानियत को जगा दिया, जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अफशा, इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज इसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करता, इससे माफी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भी भेजता रहा। कई बार दिल किया कि मैं उस मसीहा को मिलाऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आ रही थी कि मैं कभी भी अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदल गए, मगर मैं अफशा को भुला नहीं सका था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई थी और उसका बेटा भी जवान हो गया था। पता नहीं किस काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो चुके थे।
زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے آ کر مجھے بتایا کہ ایک عورت اس کے ایک ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ نوکر نے کہا معلوم نہیں صاحب، پہلی بار ان کو دیکھا ہے۔ ملازم نے جواب دیا ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں یہی سوچتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پرنور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپاتے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں ملبوس ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا DSP احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ جو ہی اس نے افشاں کا نام لیا میرے ذہن میں اس کے ماضی کا چہرہ گھوم گیا اور پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشاں ہی تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ افشاں پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی احمد بیٹا، یہی ہیں میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے نکلی، اور یہی ہے جو تمہاری پڑھائی کا سارا خرچ اٹھاتے رہے اور تمہیں اس مقام تک لانے کا ذریعہ بنے۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام پر لانے میں بھی ان کا کوئی اہم کردار ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے گھر لوگوں کی زندگی کے مسیحا بن کر آئے ہیں، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرے۔ میں نے افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشاں بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا مگر یہ سچ تھا۔ افشاں صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہہ رہی تھی سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک۔ میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشاں پھر سے بولی سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور لوٹ آئے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار مت کریں۔ میں افشاں کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی اور عزت اور احترام بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے افشاں بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی ہوئی تھی، مگر وہ بضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننی پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجے تھے اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی۔ وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ایرم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں چلوں گی؟ مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ لگا دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم افشاں کے گھر چلے گئے۔ ایرم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ احمد نے پھر افشاں سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشاں کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشاں کے بیٹے احمد سے طے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ملا کر سیدھے راہ پر لے آتی ہے، اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور اس میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن تھی اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔